पक्षियों को समझने के पहले हमें पौधों को समझना होगा, और पौधों को समझने के पहले हमें मिट्टी को समझना होगा। आज हम अपने टॉपिक बिहार की मिट्टी में मिट्टी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि मिट्टी है क्या, इसे कैसे बनता है, और बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन सब टॉपिक पे आज हम अपने चैनल पे चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखें मिट्टी है क्या। मिट्टी जब कोई चट्टान है, चट्टान घिस गया, टूट गया, फूट गया, तो उसमें भौतिक और रासायनिक क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही परिवर्तन आता है तो एक नया रूप ले लेता है, जिसे हम लोग मिट्टी के नाम से जानते हैं। या घिसने का काम कौन करता है, तो जल हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, वो डिकम्पोज कर दिया, मतलब उसको छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े में बांट दिया। हवा हो गया, ये सब क्या करते हैं, जैसे सनलाइट पड़ा चट्टानों में, पानी पड़ा, तो धीरे धीरे कमजोर हुआ, वो डिकेड हुआ, मतलब क्षय हुआ, वो टूटा फूटा, और उससे और वो घिस घिस के छोटे छोटे कण का रूप, नया रूप धारण कर लिया। उसमें कुछ रासायनिक, कुछ भौतिक परिवर्तन आ गया, जिससे हम लोग मिट्टी बोले। ठीक है। बिहार में लगभग 95% क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। आगे समझाएंगे जलोढ़ मिट्टी है। 95% जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और बिहार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा बिहार की मिट्टी को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, 3 प्रकार के में बांटा गया। सबसे पहले गंगा को ले लिया, गंगा के उत्तरी वाला पार्ट को उत्तरी गंगा का मैदान की मिट्टी, मतलब ये पूरा वाला इलाका, ये गंगा नदी है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो हो गया उत्तरी गंगा के मैदान की मिट्टी हो गया। दूसरा हुआ दक्षिणी गंगा के मैदान की मिट्टी। अब कहां से कहां तक हो गया, दो दक्षिण के सीमांत पठार की मिट्टी है, मतलब ये वाला इलाका, ये जो देख रहे हैं, इससे ऊपर और गंगा नदी के दक्षिण वाला पार्ट, ये दोनों मिलके, मतलब इन दोनों के बीच दक्षिण गंगा के मैदान की मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीसरा जो है दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी। ये पहले भी हम लोग देखें कि ये पठारी क्षेत्र है, दक्षिण सीमांत की पठार वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर के पठार का ऊपर वाला पार्ट है। तो इस वाले भाग में जो है दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग स्पेशली देखेंगे कि उत्तरी गंगा के मैदान की मिट्टी की प्रधानता क्या है और इसको कितने उपवर्ग में बांटा गया। तो उत्तरी गंगा की मैदान की मिट्टी जो है प्रमुख रूप से जलोढ़ प्रकृति के, जलोढ़ प्रकृति की है, मतलब जो जल से निर्मित है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन आ गया, कोसी आ गया, गंडक आ गया, गंगा नदी का इलाका आ गया। उसके कटाव छटाव के कारण जो जल से कटाव छटाव के कारण जो निर्मित हुआ, ये सब मिट्टी जो हुआ वो जलोढ़ मिट्टी कहलाया है। ठीक है। केवल एक पार्ट को छोड़ के, शिवालिक का उप पर्वतीय हिमालय मिट्टी को छोड़ के, बाकी ये सब मिट्टी जो है इधर वाले, ये इलाका पूरा जो आ गया, ये इलाका, ये पूरा इलाका जो है जलोढ़ मिट्टी का कवरेज में आ गया है। ठीक है। अब देखते हैं इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में, उपवर्गों में बांटा गया। सबसे पहला उप हिमालय पर्वत पदीय मिट्टी, जिसे पिडमॉन्ट मिट्टी भी बोलते हैं या दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो गया तराई मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण से लेकर पूरा किशनगंज के में फैला हुआ, लगभग 3 से 8 किलोमीटर के रेंज में एक पट्टी के रूप में। तीसरा हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो बांगड़वाला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा हो गया नव निर्मित मिट्टी, या जिसे
खादड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 उपवर्गों में उत्तर गंगा के मैदान की मिट्टी को बांटा गया है। ठीक है, अब सबका एक एक विशेषता देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उप हिमालय पर्वत पदीय मिट्टी या पिडमॉन्ट मिट्टी या दलदली मिट्टी। ठीक है, दलदली मिट्टी होने का मतलब है कि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होगा, जैसे बारिश ज्यादा होगा तो उसमें निच्छालन भी होगा, मतलब कटाव छटाव होगा। ठीक है, और उस मिट्टी में गीलापन ज्यादा होगा, इसलिए ये इलाका जो है, इस इलाका वाला मिट्टी दलदलीय मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इसका विस्तार जो है चंपारण के उत्तर पश्चिम में, चंपारण पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम जिला में है, चंपारण के उत्तर पश्चिम में है और सोमेश्वर श्रेणी के आसपास यह स्थित है। पर्वतीय ढाल अधिक होने के कारण, पर्वतीय ऐसे ढाल अधिक होगा, पर्वत का है, इसका ढाल अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, वर्षा अधिक, पर्वतीय ढाल पर अधिक वर्षा होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, मिट्टी की परत क्या हो जाएगा, पतली है। अब यहाँ पर्वत है, पर्वत का ढाल है और यहाँ पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है तो क्या होगा, सीधे उसको काटेगा, काटेगा तो परत मोटा था तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये मोटा से पतला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पतली परत पाया जाता है। यह काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, यह मिट्टी जिसका रंग हल्का भूरा एवं पीला होता है। वर्षा अधिक होने के कारण मिट्टी का गठन जो है हल्का होता है, पहले भी बता चुके हैं। वर्षा अधिक होगा तो मिट्टी ज्यादा गढ़ान होगा, हल्का पाया जाएगा। ठीक है, अब चल जाते हैं दूसरा, तराई क्षेत्र का मिट्टी। अच्छा, इसमें प्रमुख रूप से क्या पाया जाएगा, तो चावल पाया जाएगा, चावल होगा, उसके बाद हो जाएगा धान होगा, मक्का होगा, ये सब इसमें पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण से लेके ये किशनगंज वाला इलाका, ये पूरा इलाका जो है तराई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 3 से 8 किलोमीटर का पेटी है, एक पतली स्ट्रिप लाइन की तरफ है और शिवालिक का दक्षिणी पार्ट में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पर्वतीय पदीय क्षेत्रों में जल के सतत भूमि से रिश्ते रहने के कारण इस मिट्टी का पर्याप्त आर्द्रता मिलती है। अब ये पर्वत पदीय क्षेत्र है, मतलब शिवालिक का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से जल अधिक हमेशा रिश्ते रहता है, रिसने के कारण यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी में पर्याप्त रूप से आर्द्रता पाई जाती है। अब छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। ठीक है, पूरा मिट्टी चिकना नहीं होगा, छोटे छोटे इसमें कंकड़ होते हैं। ठीक है, और ये हल्का भूरा रंग का होता है। ठीक है, क्योंकि ये इलाका पथरीली थोड़ा इलाका आ जाता है, क्योंकि पहाड़ के नीचे वाला क्षेत्र है तो मिट्टी पूरा चिकना नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कंकड़ रूप में मिलेगा। ठीक है, ये तराई मिट्टी के नाम से जानते हैं और इसमें चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और इसमें धान हो गया, पटसन हो गया, गन्ना की खेती के लिए यह पर्याप्त है। उसके बाद तीसरा जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये वाला इलाका है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगड़ मिट्टी भी बोलते हैं। जो नदियों के किनारे वाला मिट्टी होता है, हमेशा काट छाट होने के कारण उसमें बार बार नए मिट्टी का निर्माण हो जाता है, इसे खादर मिट्टी बोलेंगे। और जो बहुत दिनों, जहां बाढ़ नहीं आया, बहुत दिनों तक वो स्थिर रहे, ठीक है, तो उसे उस इलाके वाला मिट्टी को खादर मिट्टी बोलेंगे। ज्यादातर ये गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, इस इलाके में ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ की पानी हमेशा प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंचती है। ये इसका विस्तार घाघरा और गंडक नदियों के क्षेत्र के आसपास है। ठीक है, इसे हम लोग बाल सुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा मिट्टी भी कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बांगर ही मिट्टी को इसे बाल सुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो ये पूछा जाता है बिहार में। तो ये
उत्तर बिहार के गंगा मैदान, उत्तर गंगा मैदान में की मिट्टी पाई जाती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और ये घाघरा और गंडक नदी क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है, यानी गोपालगंज सिवान वाले इलाके में ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें चूना पत्थर और पोटास की अधिकता पाई जाती है, और गन्ने की खेती के लिए ये उपयुक्त माना जाता है, गन्ने की खेती के लिए। उसके बाद आता है नवनिर्मित मिट्टी या खादड़ मिट्टी जिसको बोलते हैं। पहले भी बता चुके कि नदियां जब कटाव छटाव करती है या बाढ़ उड़ आती है, जिससे मिट्टी में उथल पुथल मच जाता है और नए मिट्टी, पुराना मिट्टी बह के चला जाता है और नई मिट्टी आके जम जाती है, जिसको या रुक जाती है, जिसको हम लोग खादड़ मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यह मिट्टी हल्का गहरा रंग का होता है, गहरा रंग का, इस मिट्टी का रंग गहरा होता है। ठीक है, और चीका क्ले की इसमें प्रधानता होती है, और इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का कमी पाया जाता है, और इस मिट्टी का विस्तार जो है गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी के निचली क्षेत्रों में पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी का मतलब क्या हो गया, क्योंकि पानी, ये मिट्टी में कटाव छटाव अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिर नहीं रहता, इसलिए N2 का कमी पाया जाता है। ठीक है, कटाव छटाव अधिक होने के कारण नाइट्रोजन स्थिर नहीं रहता है, जिसके कारण ये कम पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो है धान की कृषि के लिए उपयुक्त है। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण यह मिट्टी में जूट अधिक होती है। उत्तर पूर्वी बिहार यानी किशनगंज इलाका, ये सब इलाका जो हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, इसमें इलाके में वर्षा अधिक होती है, तो ये जूट की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार आप ये भी फसल कौन कौन कहाँ किस प्रकार की होती है, ये भी आपको क्लियर होते चला जा रहा है। अब हम लोग आ जा रहे हैं दक्षिणी गंगा की मैदान। अब ये इलाका जो हो गया, ये दक्षिणी गंगा की मैदान वाली मिट्टी हो गया, ये वाला इलाका यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला मिट्टी। ठीक है, दक्षिणी गंगा की मैदान की मिट्टी। अब देख लें इस दक्षिणी गंगा की मैदान की मिट्टी क्या है। यह गंगा नदी से लेके छोटा नागपुर पठार के बीच का यह गंगा नदी का दक्षिणी भाग है, और ये छोटा नागपुर का ऊपरी भाग है। इन दोनों के बीच वाला स्थान जो है इस मिट्टी के द्वारा घेरे हुए है। इस मिट्टी के निर्माण जो है, इधर सोन नदी हो गया, पुनपुन हो गया, उसके बाद आ गया क्यूल नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, इन सबों से यह इलाका का निर्माण हुआ है, मतलब इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसे भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है, इसे भी 4 कैटेगरी में बांटा गया। दक्षिणी गंगा के मैदान की मिट्टी को भी 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहले कगारी मिट्टी, कगार उसको समझाएंगे। दूसरा हो गया टाल मिट्टी, लाल नहीं टाल मिट्टी। तीसरा हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी या केवाल मिट्टी। ठीक है, और चौथा हो गया बलथर मिट्टी। बलथर कौन कौन फिर से देख लेते हैं। कगारी मिट्टी, ठीक है, इसको तटबंध मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, टाल मिट्टी भी अलग है, दूसरा टाल मिट्टी। तीसरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी या केवाल मिट्टी, और चौथा हो गया बलथर मिट्टी, पूरा ये इलाका। ठीक है, अब सबकी एक एक विशेषता देखते हैं। सबसे पहले कगारी। कगार मतलब हो गया किनारा, तट। ठीक है, जैसे ये नदी है, ये नदी का किनारा वाला ये पार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऊंचा आके मिट्टी जम गया है। ठीक है, ये नदी नीचे वाला डाउनफॉल हो गया, ये मिट्टी जम गया यहाँ पर।
तो इस मिट्टी को कगारी मिट्टी बोले, कगारी या तटबंध मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी जो है विस्तार जो है गंगा के दक्षिण में तट में सोन नदी के तट, सोन नदी, क्यूल नदी, पुनपुन नदी आदि के किसी किनारे, आदि नदियों के किनारे यह मिट्टी स्थित है। ठीक है, इसमें चूना पत्थर की प्रधानता होती है और यह मिट्टी हल्के रंग का, चूना पत्थर की प्रधानता इस मिट्टी में और हल्के रंग की यह मिट्टी होती है। मकई जो के लिए ये जाना जाता है। अब दूसरा आ गया, हम लोग देखते हैं टाल मिट्टी। टाल पहले भी समझाए थे। अब जैसे ये गंगा नदी है, गंगा नदी है, ये तटबंध नदी है। अब इधर से ऊंचा वाला स्थान है और बीच में इधर से ऊंचा से नीचे इधर ढलान वाला क्षेत्र है। तो ये आके एक बीच वाला इलाका हो गया, एक गैप इलाका हो गया। इस गैप इलाका में, ठीक है, जो निम्न भूमि का निर्माण हुआ उसमें जो मिट्टी भरी उसको हम लोग टाल क्षेत्र बोलेंगे। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? टाल क्षेत्र। ठीक है, ये निम्न भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, जो वर्षा काल में जल से भर जाएगा। ऑलरेडी निम्न भूमि, इधर ये नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ये ऊंचा वाला इलाका हो गया। अब इधर भी ऊंचा है, अब बीच वाला क्षेत्र क्या हो गया? ढलान वाला क्षेत्र है, तो निम्न भूमि हो गया। यहाँ टाल हो गया और इस क्षेत्र में जब वर्षा होगा तो पानी भर जाएगा। ठीक है, तो इस वाले इलाका को, भूमि को टाल क्षेत्र बोलते हैं और इसमें जैसे वर्षा होगा जल प्लावित हो जाती है। ठीक है, यह जो है बक्सर से लेके भागलपुर तक इसका विस्तार है। ये बक्सर यहाँ हो गया, बक्सर से लेके भागलपुर तक इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद इसमें भूरे रंग की मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है। भूरे, इसका रंग कैसा आता है? भूरा, भूरा कण वाले मोटा मोटा मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है, और ये दलहन के लिए, दलहन उत्पादन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तीसरा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को का परिभाषा आप जान ही रहे हैं। ठीक है, ये टाल क्षेत्र के नीचे और बलथर मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसे केरल केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। ये नालंदा हो गया, दक्षिण में बक्सर हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर हो गया, गया हो गया, उसके बाद उत्तरी रोहतास हो गया, इस सब इलाकों में, पटना हो गया, मुंगेर हो गया, इन सब इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का मिट्टी का रंग जो होता है गहरा भी होता है, गहरा भूरा भी होता है और पीला भी होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र का विस्तार जो है अधिक है, इसलिए गहरा भी होता है और पीले रंग का भी होता है। उसके बाद देखें तो इसमें बालू, सिल्ट और चीका का मिश्रण अम्लीय या क्षारीय मृदा के गुण के बीच काफी संतुलन होता है। इसमें क्या होता है? अम्लीय भी गुण पाया जाता है इस मिट्टी में और क्षारीय गुण भी पाया जाता है। और जल ग्रहण करने की क्षमता, जल ग्रहण करने की क्षमता मतलब जल को सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है। और इसमें धान और गेहूं के लिए ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी या केरल केवाल मिट्टी जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा, दक्षिण गंगा की नदी में, दक्षिण गंगा की मिट्टी में केरल केवाल मिट्टी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम पूछे जाते हैं इसका, कगारी का या बालसुंदरी। बालसुंदरी किस भाग का क्षेत्र की मिट्टी का नाम है? तो ये है उत्तरी गंगा के भाग का। वही केरल और केवाल दक्षिणी गंगा के भाग का, टाल मिट्टी दक्षिण गंगा के भाग की मिट्टी, कगारी मिट्टी दक्षिण गंगा के भाग की मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आ जाइए बलथर मिट्टी, जिसको रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जो है, क्योंकि इसमें कंकड़
की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए रेतीली या बलथर बालू में क्या होता है, कंकड़ ज्यादा होता है, तो इसलिए इस मिट्टी को बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। यह छोटा नागपुर और गंगा के दक्षिण मैदान के क्षेत्रों में सीमित है। ये गंगा के दक्षिण वाला मैदान हो गया और ये छोटा नागपुर के ऊपर वाला पार्ट इसके बीच ये स्थित है। इसका विस्तार जो है कैमूर से लेके पूरा भागलपुर तक है, ठीक है। लेकिन ये संकीर्ण रूप से एक पट्टी की तरह है, 5 से 10 किलोमीटर का। इसकी चौड़ाई जो है 5 से 15 किलोमीटर के बीच का चौड़ाई है। इसमें लाल और पीली मिट्टी, इसे लाल और पीली मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इसे बलथर मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा मिट्टी भी कहते हैं? लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, बलथर मिट्टी को, ठीक है। उसके बाद देखें, यह अम्लीय प्रकृति का होता है और जल सोखने में सक्षम है। लोहा के अंश, लाल मिट्टी है तो लाल जहां जहां पाया जाएगा वहां लोहा के अंश ऑटोमेटिक पाया जाएगा, फेरिक ऑक्साइड के अंश पाए ही जाएंगे, ठीक है। तो लाल मिट्टी जहां है तो वहां पर फेरिक ऑक्साइड पाया जाएगा। और इस मिट्टी में अपरदन अधिक होने के कारण कृषि की संभावना ज्यादा, इस मिट्टी में कटाव छटाव ज्यादा होता है। ज्यादा कटने के कारण क्या होगा, कृषि कम होगा। हवा मिट्टी को ही बहा ले जाएगा, तो बचेगा क्या, कंकड़ पत्थर। तो उसमें पौधा कैसे लगाएंगे, फसल कैसे उगाएंगे, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि की खेती की जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी, दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कैमूर की पहाड़, ये वाला इलाका कैमूर की पहाड़ की मिट्टी, जिसमें रोहतास और कैमूर जिला आ जाता है। दूसरा हो गया लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र, लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र, जिसमें गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, ये सब इलाका वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है। उसके बाद कैमूर, जैसा कि कैमूर और रोहतास में कैमूर की पहाड़ी की मिट्टी पाई जाती है। यह लाल बालूका मिट्टी होता है यहाँ पर, और बालू के साथ लाल चीका और लेटेराइट के भी अंश पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता के कारण इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिक पाया जाता है। वनस्पति वाला क्षेत्र है ज्यादा, कैमूर वाले की पहाड़ी में देखते होंगे, उधर इलाका जंगल वाला इलाका है, तो वनस्पति ज्यादा पाया जाता है। इसके कारण जीवों का अंश वहां पर अधिक पाया जाता है। लेकिन ये कम उपजाऊ भूमि है। उसके बाद आ जाए पीली मिट्टी, दक्षिण पूर्व, ये वाला इलाका मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, खड़गपुर हो गया, ये सब इलाका में ये मिट्टी पाया जाता है। खड़गपुर हो गया, बांका हो गया, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट और निस के, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र किससे बना है, ग्रेनाइट और निस से। तो इसमें अंश भी पाया जाएगा। इस मिट्टी में ग्रेनाइट और निस के चट्टानों के विखंडन से बना है, तो इसके अंश भी पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें लोह तत्व भी पाया जाएगा, क्योंकि इसमें लाल मिट्टी है, तो लाल में क्या पाया जाता है, लोह पाया जाता है, तो लोह फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे ये मिट्टी दिखने में लाल भी लगती है। अब पोषक तत्व और ह्यूमस की क्या होगी, इसमें कमी होगी, और ये वनस्पत रूप से कम उपजाऊ वाला क्षेत्र होगा, अनुपजाऊ क्षेत्र होगा। यहाँ मोटे अनाज, इसकी इस लाल पीली मिट्टी में के लिए क्या उपयुक्त है, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार हम लोगों ने बिहार की मिट्टी के संदर्भ में
मिट्टी क्या है। मिट्टी को मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा गया। उसके बाद 4 कोड याद रखिएगा, 4-4-2 क्षेत्रों में, मतलब कुल 10 उपवर्गों में बांटा गया है। 10 उपवर्ग, 4-4-2। उत्तरी गंगा के मिट्टी को 4 भागों में, दक्षिणी गंगा के मिट्टी को 4 उपवर्गों में और दक्षिणी सीमांत मिट्टी को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। और आने वाले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।